नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण पढ़ रहे हैं। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में हमने पिछले वीडियो में देखा कि वायुमंडलीय जो परिसंचरण है उसको 3 कोषों में बांटा गया या 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक 3 प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने 3 जो पेटियां थी या जो 3 प्रकार थे वो देख लिया। 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला भाग हम आज विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें प्राथमिक परिसंचरण या सामान्य परिसंचरण। प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण। तो प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण में अब जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जल एवं स्थल का असमान वितरण पाया जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व परिक्रमा भी करती है सूर्य की, तो इसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग वायुमंडलीय दाब की मेखलाओं का विस्तार हुआ है और एक निश्चित प्रकार की जो पवन प्रणाली है, यानी वायु के चलने की जो एक प्रणाली है, वह निश्चित प्रकार की प्रणाली है, वो विकसित हो जाती है। प्राथमिक परिसंचरण में हमने पढ़ा था कि वायुदाब पेटियों के द्वारा जिन आदर्श पवनों की उत्पत्ति होती है उनको, यानी जिनको जो सनातनी या ग्रहीय पवनें जो कही जाती हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें जो व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं और ध्रुवीय पवने जो हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें भी किस प्रकार जो व्यापारिक पवने हैं उनका संचरण होता है। अब जैसे कि कोरियालिस बल के प्रवाह के कारण जो पवने हैं, अब जैसे वायुदाब की पेटियां हमने पढ़ी, 30 से 35 उपोषण उच्च वायुदाब, 0 से 5 उत्तर एवं दक्षिण जो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इनके मध्य क्या हवाओं का संचरण होता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं है वो चलती हैं। अब क्या होता है कि ये हवाएं कोरियालिस बल के कारण कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं और लगभग क्या होती हैं, ये धीरे धीरे ये जो समदाब रेखाएं होती हैं या कटिबंध होते हैं, उनके अनुसार क्या धीरे धीरे समानांतर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। तो इससे क्या है, अब अलग अलग जो वायुदाब पेटियां हैं उनके कारण अलग अलग वायु की मेखलाओं का या वायु जो पट्टियां हैं उनका विस्तार हुआ है। तो इसी प्रकार क्या है, इनके मुड़ने के कारण जो पूरा जो वायुमंडल पेटियां हैं उनके अनुसार ये पवनों का जो है संचरण वो 3 कोष या सेल में बदल जाता है। 3 कोषों में ये पूरा बदल जाता है, 3 सेल में विभाजित हो जाता है और इनका विस्तार जो है वो पूरे के पूरे भूमंडल पर पाया जाता है, यानी पूरी पृथ्वी पर इनका विस्तार पाया जाता है। तो इन पवनों की क्या विशेषताएं हैं, जो प्राथमिक संचरण में पवनें आती हैं इनको क्या कहा जाता है, सनातनी पवने। क्योंकि ये पवने क्या है, हमेशा वर्ष भर अपनी दिशा अनुसार चलती रहती हैं, सदैव चलती रहती हैं और यद्यपि जो मौसमी स्थानांतरण इनमें कुछ अवश्य हो जाता है, लेकिन वर्ष भर प्राय इनकी जो दिशा है वो क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए इनको सनातनी या स्थायी पवने कहा जाता है, क्योंकि वर्ष भर दिशा समान, लगभग वर्ष भर दिशा इनकी क्या रहती है, समान रहती है। हालांकि वायुदाब पेटियां हैं उनमें मौसमी स्थानांतरण अवश्य होता है, इससे इनमें भी थोड़ा बहुत स्थानांतरण है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ये पूरे के पूरे ग्लोब पर या पूरी पृथ्वी पर इनका वितरण पाया जाता है।
पृथ्वी पर इनका वितरण पाया जाता है। अब पूरी पृथ्वी पर इनका वितरण पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ग्रहीय पौने भी इनको कहा जाता है। पूरी पृथ्वी पर इनका वितरण पाया जाता है, इसी कारण क्या है, इनको ग्रहीय पौने भी कहा जाता है। तो इन पर ये जो तीन पौने हो गई, इनके जो तीन नाम हो गए, सनातनी, स्थायी और ग्रहीय। वर्ष भर एक दिशा में समान चलने के कारण इनको सनातनी और स्थायी कहा जाता है। पूरे पृथ्वी पर इनका समान रूप से वितरण पाया जाता है, इसलिए इनको ग्रहीय पौने भी कहा जाता है। तो ये तो इनके नाम हो गए। अब सनातनी, ग्रहीय पौने या प्राथमिक संचरण में कौन कौन सी पौने आती हैं? उनमें सबसे पहली पौन है व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने। ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पौने जो है वो, ये जो पहला कोष विकसित होता है। अब जैसे प्राथमिक संचरण है, उसमें हम शुरू से प्रारंभ करें तो इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है। प्राथमिक संचरण को पहला जो है वह है अयनवर्ती परिसंचरण। पहला इसमें आएगा अयनवर्ती परिसंचरण। अयनवर्ती परिसंचरण में 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से दक्षिण दोनों गोलार्ध होगा। जो परिसंचरण होता है उसको अयनवर्ती परिसंचरण में सम्मिलित किया जाता है। यानी साधारणतः अयनवर्ती प्रदेशों में निम्न हवाओं को यानी निम्न अक्षांशीय जो हवाएं हैं उनका उल्लेख किया जाता है। अब इसमें 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य कौन सी हवा चलती है? 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, नॉर्थ से साउथ। अब 30 से 35 जैसा हमने पढ़ा वायुदाब पेटियों में, 30 से 35 के मध्य कौन सी वायुदाब पेटी है? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। और यहाँ 0 में 5 उत्तर और 5 दक्षिण तक कौन सी वायुदाब पेटी फैली हुई है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। जैसा हमने पढ़ा वायु है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें है वो चलती हैं। तो इस प्रकार यहाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो हवाएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इस तरह से जो हवाएं चलती हैं वो इसके अंदर अयनवर्ती परिसंचरण में सम्मिलित होती हैं। और अयनवर्ती परिसंचरण में फिर कौन सी हवाएं आ जाएंगी? व्यापारिक पवने। यानी जो उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में स्थित है, वहां से उपध्रुवीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवने। तो अयनवर्ती जो परिसंचरण है उसमें जो पवने सम्मिलित की जाती हैं वो कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवने होती हैं। अब व्यापारिक पवने किस प्रकार इनकी उत्पत्ति क्यों होती है वो हमने पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर उच्च ताप के कारण कन्वेक्शनल करंट यानी जो संवहन धाराएं हैं या संवहन तरंगें हैं वो ऊपर उठती हैं और आगे जाकर के वो क्या है उतरती हैं 30 से 35 डिग्री वाली उच्च वायुदाब पेटी में उतरती हैं, और वहां से फिर धरातल से नीचे कुछ दक्षिण की तरफ और कुछ उत्तर की तरफ चलने लग जाती हैं, जिनसे क्या है व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है, ट्रेड विंड्स की उत्पत्ति होती है। अब ये चलती हैं 30 डिग्री उत्तर से लेकर के
0 डिग्री उत्तर तक और 30 डिग्री दक्षिण से लेकर के 0 डिग्री तक, यानी ये बीच वाला जो भाग है इक्वेटर की तरफ आती है और यहाँ पर दोनों टकरा करके ऊपर उठती हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, ITCZ, यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण इससे होता है। तो हमने ये पीछे पढ़ भी लिया था ये कि हवाएं किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार यहाँ से चलती हैं। अब उच्च वायुदाब जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो ये भूमध्य रेखा की तरफ दोनों ओर चलेंगे। इसकी सामान्य विशेषता, इनकी दिशाएं पूछी जाती हैं। दिशाएं क्या होती हैं? अब व्यापारिक पवनों की, यानी प्राथमिक परिसंचरण में हम अयनवर्ती परिसंचरण पढ़ रहे हैं। अयनवर्ती परिसंचरण में जो हवा आती है, जो पवन आती है, कौन सी है? व्यापारिक। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी इस तरह से ये आती हैं इधर से और इधर मुड़ती हैं। अब फेरल के नियम के अनुसार देखें तो उत्तर पूर्व से आएंगी और अपनी उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ेंगी? दाईं ओर मुड़ेंगी। तो इधर से आ रही हैं, इधर मुड़ेंगी, यानी इस तरह से ये तिरछी हो जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिण गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में देखिए ये कहां से चल रही हैं? दक्षिण पूर्व से चल रही हैं और कहां जा रही हैं? उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ रही हैं। अब देखें पवनों, फेरल का नियम दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहता है कि पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इस दिशा से, यानी इधर से पवन जा रही है, ये कहाँ मुड़ रही है? अपनी बाईं ओर मुड़ रही है। तो दिशा इनकी क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार हम देखा व्यापारिक पवनें जो हैं वो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से कहाँ चलती हैं? भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में जो उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी फैली हुई है उससे ये भूमध्य रेखे निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये चलती हैं। तो ये होगी व्यापारिक पवनों की दिशाएं। अब इनको हमने फेरल के नियम के अनुसार देखा और किस प्रकार ये यहाँ पर क्या है, आगे जाकर के ITCZ यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनाती हैं। अब यानी दोनों आपस में टकराएंगी तो ये क्या होंगी? जिस प्रकार ये टकरा रही हैं और आपस में क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। तो इन्होंने क्या है, इस इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें क्या है? जलीय भाग ज्यादा है, वहां से इसने क्या है? नमी ग्रहण की है। नमी ग्रहण करेंगी और आपस में टकराएंगी, ऊपर उठेंगी तो तापमान है वो सामान्य तापहास दर से क्या है? कम हो जाएगा, यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जब तापमान इनका कम होगा तो सापेक्षिक जो आर्द्रता है उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद ये यानी नमी से संतृप्त हो जाएंगी और क्या करेंगी? वर्षा करेंगी। इसी कारण जो इक्वेटोरियल रीजन जो है यानी भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है उसमें प्रतिदिन इन सवन जो तरंगें उठती हैं, इनके कारण दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी ये अत्यधिक वर्षा करने में सहायक है। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय भागों में। अब सबसे ज्यादा सक्रिय कहाँ पर है व्यापारिक पवनें? महासागरों पर अधिक सक्रिय होती हैं, क्योंकि महासागरीय भाग जो है उसमें अवरोध कम होते हैं, अवरोध नहीं होते, और जो सथल भाग हैं उनमें विभिन्न भूदर्शे बीच में आ जाते हैं जिनसे क्या है? घर्षण ज्यादा होता है, यानी अवरोध आ जाते हैं, जिससे इनकी गति और इनकी दिशाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए एक चीज और देखें कि इन अक्षांशों में लगभग
जो 30 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसमें महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग हैं, जो पश्चिमी भाग हैं, उनमें क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं। और मरुस्थल कैसे पाए जाते हैं? उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इन उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों में के बनने का जो कारण है उसके पीछे बहुत सारे कारक हैं, वो कार्यरत रहते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यापारिक पवने भी हैं। कैसे हैं ये? क्या है, पूर्व उत्तर पूर्व से चल करके आती हैं। तो ये क्या है, महाद्वीपों की पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कौन सी पवनें वर्षा कर रही हैं? इन अक्षांशों में। यहां पर जो व्यापारिक पवनें हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। और इनसे क्या होता है, पूर्वी भाग में तो जो मैदानी क्षेत्र हैं या जो भी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। जो पश्चिमी भाग हैं, अब पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करती। पश्चिमी भाग में वर्षा क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अब ये पूरे महाद्वीप को जब पार करेंगी उत्तर पूर्व से चल करके दक्षिण पश्चिम की ओर, तो पूरे महाद्वीप को पार करते समय स्थल भाग है, स्थल भाग में तापमान भी ज्यादा मिलेगा, जिसके कारण क्या इनकी नमी है वो समाप्त हो जाती है। वर्षा कर देती है, साथ में इनकी नमी है वो समाप्त हो जाती है। इसी कारण क्या है, इन अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्या विकसित हुए हैं? मरुस्थल। इनके पीछे और भी कारण हैं, लेकिन यह भी उन कारकों में से एक है। तो पश्चिमी भाग में वर्षा न करने के कारण इन क्षेत्रों में क्या है, मरुस्थलों का विकास हुआ है महाद्वीप में, इन अक्षांशों में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। जैसे अरब, सारा, थार, ये मरुस्थल हैं जो उष्ण शुष्क मरुस्थल हैं, वो इसी के उदाहरण हैं जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर विकसित हुए हैं। अब इसके अलावा इनको व्यापारिक पवने क्यों कहा जाता है? जो ट्रेड जो शब्द है वह कौन सी भाषा का है? जर्मन। इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक जर्मन भाषा का ट्रेड शब्द है जिसको किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? लगातार एक ही दिशा में, यानी निश्चित मार्ग, जिसका अर्थ क्या होता है? निश्चित मार्ग। तो ट्रेड है उसका एक अर्थ तो ये निश्चित मार्ग में ये चलती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रेड जो पवने हैं इनको कहा जाता है, यानी जो बिना दिशा बदले लंबी दूरी तय करती हैं। दूसरा एक कारण इसका क्या है कि ये जो पाल युक्त जलयानों के संचालन में सहायक। तो व्यापारिक पवने जो है वो प्राचीन काल में जो पाल युक्त, जिनके ऊपर कपड़े से बने हुए पाल लगाए जाते थे बड़े बड़े, जिनके कारण जो हवाओं का दबाव था उसको काम में लिया जाता था उनको चलाने के लिए, क्योंकि इतनी लंबी दूरी है वो बिना किसी बल के तय नहीं की जा सकती, इसलिए पाल युक्त जो जलयान थे उनको इन हवाओं से आगे बढ़ने में सहायता मिलती थी। इसी कारण क्या है, और जो पाल युक्त जलयान थे वो व्यापार के लिए उपयोगी थे। तो इसी कारण क्या है, उन संचालन में सहायता के कारण इनको व्यापारिक पवने कहा गया। तो पहला जो परिसंचरण हुआ वह कौन सा हुआ? अयनवर्ती परिसंचरण, और जिसमें जो हवाएं थी, जो पवने थी मुख्य, वो कौन सी थी? व्यापारिक पवने। तो ये तो पहला हो गया व्यापारिक पवने। अब जो दूसरी पवने हैं, यानी दूसरा जो प्राथमिक संचरण का दूसरा भाग है वह मध्य अक्षांशीय परिसंचरण। नंबर 2, ये प्राथमिक परिसंचरण के भाग हैं मध्य
अक्षांशीय परिसंचरण और मध्य अक्षांशीय जो परिसंचरण है, मध्य अक्षांशीय परिसंचरण, यह जो परिसंचरण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसमें इसका विकास हुआ है। मध्य अक्षांशों में यह परिसंचरण पाया जाता है। और यहां पर क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चलती हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इससे कौन सी हवाएं चलती हैं, इसमें आती हैं पछुआ हवाएं। और पछुआ हवाएं जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो पछुआ हवाएं हैं वो पश्चिम से चलेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में इनके विपरीत यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दिशा क्या हुई, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये हवाएं चलती हैं। अब हम इनकी दिशाओं को देखें तो फेरल के नियम के अनुसार जो पछुआ हवाएं हैं वो भी क्या है, अब दोनों गोलार्धों में नियम का पालन करती हुई दिख रही है। जैसे कि जो उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो फेरल के नियम के अनुसार हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार ये हवाएं क्या है, अपनी दाईं ओर मुड़ रही हैं। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो फेरल का नियम क्या कहता है कि हवाएं अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये जो दिशाएं हैं वो बाईं ओर मुड़ रही हैं। तो यहाँ पर फेरल के नियम के अनुसार यानी कोरियालिस बल के कारण ये अपनी दिशाएं बदल रही हैं। और जो पछुआ पवनें हैं वो कहाँ से चल रही हैं, जहाँ से व्यापारिक पवनें उत्तर की तरफ जा रही थी वहाँ से ये दक्षिण की तरफ जा रही हैं, और जहाँ से वो दक्षिण की तरफ थी ये उत्तर की तरफ जा रही हैं। यानी 30 से 35 डिग्री वाली उपोष्ण उच्च वायुदाब वाली जो पेटी है वहीं से ये हवाएं क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जा रही है। क्योंकि यहाँ पर यानी 30 से 35 डिग्री वायुदाब वाली जो पेटी है, यहाँ पर जो संवहन तरंगें उठी वो कहाँ पर उतर रही हैं, यानी हेडली कोर्स के अकॉर्डिंग जो उतरी थी वो कहाँ पर उतर रही हैं, वह उतर रही हैं 30 से 35 डिग्री के ऊपर, और वहाँ से फिर धरातल पर ये संचरण उत्पन्न होता है जिसमें उत्तर और दक्षिण की तरफ दोनों तरफ पवनें चलती हैं। अब जो पछुआ हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से चलती हैं, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, पछुआ पवनें इनको कहा जाता है। अब ये जो पवनें हैं वो जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी तुलना में थोड़ी प्रचंड होती हैं, यानी उनसे ज़्यादा तेज चलती हैं ये, क्योंकि इनकी पेटी में क्या है, चक्रवातीय स्थिति होती है। क्योंकि ये आगे जहाँ पर जा रही हैं, जहाँ पर आपस में टकरा रही हैं, यानी निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ जाएंगी तो इनकी पेटी में आगे क्या हो जाएगी, चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पछुआ इसमें मौसम की जो है वो भी अत्यधिक परिवर्तनशील रहता है। अब जो पछुआ पवनें हैं वो क्या है, दक्षिणी भाग जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें ज्यादा प्रचंड होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलराशि अधिक है। अत्यधिक जलराशि होने के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रचंड होती हैं। दक्षिण गोलार्ध में अधिक प्रचंड, क्योंकि अवरोध नहीं है, जल भाग है, इसलिए वहां पर इनकी गति क्या है, तीव्र
होती है। इसलिए इनको 40 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश है उस पर गर्जता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको प्रचंड पचासा कहा जाता है, क्योंकि ये जोरदार धमनी उत्पन्न करती हुई तीव्र गति से वहां पर आगे बढ़ती हैं। और 60 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है वहां पर इनको चीखता साठा नाम दिया गया है। तो ये इनकी प्रचंड गति के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रचंड होती है, ये क्योंकि जल भाग पर अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसके कारण ये तीव्र गति से चलती हैं। इसलिए इनको क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने पढ़ा जो अयनवर्तीय परिसंचरण है उसमें व्यापारिक पवने और मध्य अक्षांशीय परिसंचरण में हमने पढ़ा पछुआ पवनों की सामान्य विशेषताएं। आगे हम ध्रुवीय और अन्य पवनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।